हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिंटू सिकरवार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस सलेमपुर पर जोरदार स्वागत है। और आज हम लेकर आए क्लास 10th एक्सरसाइज 3rd का पार्ट है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और आज हम सीखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, उनसे संबंधित उदाहरण और उनके द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण के द्वारा हम क्या क्या व्यक्त कर सकते हैं और क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज का नाम दिया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये एक्सरसाइज है 3rd 10th क्लास की एक्सरसाइज। कौन सी है बच्चों? 3rd। और एक्सरसाइज का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? पेयर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेयर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने चरों वाला समीकरण होना चाहिए? दो चरों वाला। चरों के बारे में जानते हैं? चर क्या होता है? चर वे संख्याएं जिनका कोई एक निश्चित मान नहीं होता है, जैसे x है, y है, z है, ये सभी क्या होते हैं? चर। अब जैसे उसने बोला है कि दो चरों वाले, तो मैंने यहाँ पर कितने चर ले लिए? दो। एक ले लिया x और दूसरा कौन सा ले लिया? y। अब मैं इन्हें जोड़ूं या मैं इन्हें माइनस करूं, क्या x में y जोड़ने के बाद में x y प्राप्त हो जाएगा? नहीं। x में से y घटाएंगे तो कोई अन्य प्रकार की संख्या आएगी? नहीं आएगी। फिलहाल में नहीं आएगी, क्योंकि ना तो यहाँ पर x की वैल्यू पता है ना यहाँ पर y की वैल्यू पता है। दोनों की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, तो ना अभी हम इन्हें जोड़ सकते हैं और ना अभी हम इन्हें घटा सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो चर संख्या होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, इनका मान कोई फिक्स नहीं होता है। हो सकता है कि इक्वेशन के अनुसार x का मान 1 हो या x का मान 0 हो, या फ्रैक्शन रूप में यानी अपॉन में हो 1/2, 2/5, या माइनस में हो, कुछ भी हो सकता है, पॉइंटों में भी हो सकता है, दशमलव में। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर दो चर लिए, एक लिया x, दूसरा लिया y, और बराबर में अभी कोई संख्या नहीं रखेंगे, तब तक इससे क्या बोलेंगे अपन? बहुपद। क्या बोलेंगे? मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था कि जब दो चरों को गणित की कोई भी संक्रिया, दो चर हों या चर और अचर संख्या हों, उन्हें अपन गणित की चारों संक्रियाओं में से, चाहे वो जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो या घटाव हो इत्यादि के द्वारा सम्मिलित रूप में लिखा जाता है, तो उससे बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक के द्वारा किसका निर्माण होता है? बहुपद का। किसका निर्माण होता है? बहुपद का। लेकिन उसी बहुपद के बराबर में यदि मैं 0 रख दूं, क्या रख दूं? 0, तो उसके द्वारा किसका निर्माण हो जाता है? समीकरण। यानी समीकरण में टोटल कितने पक्ष होते हैं? 2। कितने पक्ष होते हैं? 2। और अगर समीकरण को परिभाषित करें तो समीकरण क्या होता है? प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया वह गणितीय कथन जिसमें दो पक्षों या दो वस्तुओं को तुल्य अथवा समानता के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कौन से समीकरण पढ़ने वाले हैं? दो चरों वाले। क्या चरों वाले? दो चरों वाले। तो मैंने यहाँ पर दो चर ले लिए, एक चर ले लिया x और दूसरा चर ले लिया y। लेकिन जब दो चरों वाले समीकरणों को अपन समीकरण रूप में व्यक्त करते हैं तो उसमें देखो एक तीसरा पद और चलता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट पद ये अभी यहाँ पर दिया नहीं है, यानी अचर पद। कौन सा पद? अचर पद। अच्छा, अचर पद नहीं है, जैसे मान के चलो अपन ने यहाँ पर चर पद तो ले लिए, अचर पद का यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया है, तो अचर पदों ने सोचा कि अब हम भी इसमें शामिल होंगे, और शामिल होने के लिए वो भी इस युद्ध में कूद पड़े जो समीकरण बनाने का युद्ध चल रहा था, और उसमें कूद पड़े। तो मैंने यहाँ पर एक अचर पद लगा दिया बच्चों, इसके आगे a। क्या लगा दिया? a। और इसके आगे मैंने अचर पद लगा दिया कौन सा? b। और एक तीसरा बेचारा रह गया, तो उसने कहा मुझे भी शामिल कर लो, तो मैंने उसे भी शामिल कर लिया, तो तीसरा अचर पद कौन सा लगा दिया मैंने? c। और इनको किसके बराबर में कह दिया? 0। क्या आप बहुत छोटे हैं और आप किसके बराबर हो? 0 के बराबर। लेकिन ये जो तीनों भाई अचर पद आए थे उनमें अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। इसकी शर्त है कि मैं 0 के बराबर नहीं होऊंगा। अगर मैं 0 हो गया तो एक चर गायब हो जाएगा, यानी मैं अपने साथ में इस चर को भी ले डूबूंगा। और इसने भी कहा कि मैं भी 0 के बराबर नहीं होऊंगा। अगर मैं 0 हो गया तो ये गायब हो जाएगा, जो कौन सा चर है? y चर है। और सी ने कहा मुझे तो आप 0 बनाओ, चाहे 1 बनाओ, चाहे 2 बनाओ, पर शामिल कर लो।
यानी सी का मान कोई भी हो सकता है यहाँ पर, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, अपॉन में हो, पॉइंट में हो, ठीक है कि नहीं। लेकिन ए और बी के मान किसके बराबर नहीं होंगे, जीरो के अलावा। जीरो के अतिरिक्त कोई भी मान हो सकते हैं पूर्णांक में, चाहे वो माइनस हो, चाहे प्लस हो, या परमेय संख्या के रूप में, कोई भी संख्या के रूप में हो सकते हैं, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होंगे किसके मान, ए के और बी के। तो दो चरों वाला जो समीकरण का व्यापक रूप होता है, इस प्रकार से हमें जो यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है वो क्या कहलाएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। यानी जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि चर x के साथ में कोई एक अचर राशि हो, y के साथ में कोई एक अचर राशि हो, और लास्ट में कौन सा दिया है, अचर पद खुद स्वयं, उसका मान कोई भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, यानी कोई भी संख्या ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण, अच्छा रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण में होता है यदि किसी समीकरण में दिए गए चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, और कै चरों वाला हो, दो चरों वाला हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो दोनों चर लिए हैं, एक चर है x और दूसरा चर कौन सा है, y। दोनों चरों में यहाँ पर कोई घात लगाए, नहीं लगाए। अगर कोई भी घात नहीं लगा है तो यहाँ पर कितना घात माना जाएगा, एक। यदि किसी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं लगी है तो वहाँ पर कितनी घात मानी जाती है, एक। जीरो नहीं मानी जाएगी। उसका एक कारण है कि यदि किसी संख्या पे घात जीरो लग जाती है तो उस संख्या का मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है, चाहे वो चर राशि हो और चाहे वो अचर राशि हो। लेकिन घात जीरो लगने के बाद में उसका मान एक के बराबर होता है। तो रैखिक समीकरण यानी किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात एक हो, रैखिक समीकरण हो गया। कितने चर हों, दो चर हैं। समीकरण युग्म, समीकरण तो बन गया लेकिन युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। यानी एक और समीकरण बिल्कुल ऐसा ही और बनाना पड़ेगा तब जाके समीकरण युग्म बनेगा। चलो समीकरण युग्म के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर दिया है, एक तो तुमने बना लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मैं इसे दोबारा से लिख लेता हूँ यहाँ पर, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही अपन ने दूसरा भी बनाना है युग्म बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि पहले वाले में इनको नाम दे दिया, जैसे ये पहला है तो 1, 1 और 1, तब ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1। और दूसरा लेंगे तो a के पास कितनी लगा देंगे, 2, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस हिसाब से दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में यदि समीकरण युग्म का व्यापक रूप पूछता है तब कुछ इस प्रकार से चलता है। पहला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। फिर इसमें आगे आता है कि इन्हीं समीकरणों के द्वारा रेखाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रेखाओं का निर्माण होता है। रेखा जानते हैं कौन सी रेखा, अमिताभ बच्चन भाई नहीं बेटा, हाँ बॉलीवुड की तुम रेखा समझ रहे हैं, वो रेखा नहीं बेटा, हीरोनी की बात ना कर रहे हम। रेखा गणित में कै प्रकार की चलते हैं, तुम्हारे कहा जाए 3 प्रकार की। एक तो होते बेटा कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखा, और एक चलती है बेटा समांतर रेखा, और एक चलते बेटा संपाती रेखा। अब मैंने कई रेखा आते कि रेखा मैं तो समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया हूँ। काय के रूप में व्यक्त कर दिया हूँ, रेखा ने कई के मुझे व्यक्त करके बताऊँ तो फिर मैंने की जो हुक्म। अब रेखा को समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे तो बात है पहले बेटा ये समझ लो कि प्रतिच्छेदी रेखा की शक्ल कैसी होते है। अभी तुमने एक ही रेखा की देखी है, टीवी में देखी है, वो देखिएगा नहीं बेटा, हाँ एक आती की चाचा कि चाची की रेखा नाम रेखा ऐसा का तो है, मामा की माई को नाम रेखा ऐसा का तो है, ऐसा का तो नहीं बेटा, हाँ रेखा ऐसा का तो बेटा तुम्हारे घर में नाम बिन की शकल देखी होगी, पर अभी जे रेखा की शकल तुमने नहीं देखी होगी, नाम जरूर सुने होंगे। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा, समांतर रेखा। कौन सी रेखा, संपाती रेखा। लेकिन अभी तुमने इनकी शकल देखिएगा, हाँ देखी होगी, नेक नेक ध्यान तो है अथवा का बेटा ना ने तो ले पूरा ध्यान हो जागो। अगर एक रेखा मैंने बेटा न्यों भेज दी कि जा,
रेखा की एक चीज को ध्यान रखियो, रेखा के दोनों सिरे पे एरो को चिन्ह लगो रहते, काय को चिन्ह लगो रहते है। एक रेखा जी गई बेटा और दूसरी रेखा जी गई, द्वय रेखा चली गई। अच्छा, द्वय रेखा चली गई, अगर द्वय रेखा आपस में एक दूसरे काट देवे, क्या कर देवे, काट देवे, तो बात है बेटा अपन कौन सी रेखा बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। और यदि एक रेखा बिल्कुल सीधी गई बेटा और बात है कछु दूरी पे समान दूरी पर अंतर लेते हुए रेल की पटरी की तरह, जैसे रेल की दो पटरी होते हैं का, एक पटरी पे एक रेखा चले और दूसरी पटरी पे दूसरी रेखा चले, एक पे रेखा चाची और एक पे रेखा माई, दोनों ऐसे चले बेटा पटरी पे रेल की पे, तो बेजियों के दोनों रेखा समांतर जा रही है। कैसी जा रही है, समांतर। तो जिनते कहेंगे बेटा अपन कौन सी रेखा, समांतर रेखा। और यदि जी एक रेखा बना ली पुण्य और जई रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा और चली जावे, तो बेटा वे रेखा अपन कौन सी रेखा कहते हैं, समपाती रेखाएं। अर्थात ऐसी दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे के निर्देशांकों से होकर गुजरती हैं, समपाती रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान रूप से चलता है, कौन सी रेखा कहलाते हैं बेटा, समांतर रेखाएं। देखो नाम ते पते पच जाते, समान प्लस अंतर है, अर्थात दोनों के बीच में को जो अंतर होगा वो कैसे होगा बेटा, समान। यहाँ पे अंतर d यानी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी उतनी बेटा डिस्टेंस यहाँ पे होगी, उतनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी, यानी सभी जगह पर डिस्टेंस इक्वल होगी। कैसी होगी, इक्वल। इक्वल होगी तो ये दोनों रेखा समांतर होंगी, ये प्रतिच्छेदी होंगी और ये कैसी होंगी, समपाती। चलो तो ये अपन ने समीकरण के द्वारा बनानी है, काय के द्वारा बनानी है सा, समीकरण के द्वारा। तो देखो समीकरण के द्वारा बनाए हुए के काज है, जहाँ में बेटा समीकरण के रूप में अपन व्यक्त करवे के काज है, तीन कंडीशन होते हैं, उनके द्वारा अपन ये पते पा सकते हैं कि कौन सी रेखा को समीकरण युग्म कैसा हो है। बाकी बेटा तीन स्थिति कौन कौन सी होते हैं। पहली स्थिति होते है कि A1/A2 को अनुपात B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं हुए। जी काय को चिन्ह है, बराबर नहीं को, काय को चिन्ह है, बराबर नहीं हुए, तो समझियो के जो दोनों रेखा आवेंगी, पहले समीकरण की एक रेखा और दूसरे समीकरण की दूसरी रेखा, दोनों रेखा कौन सी रेखा होंगी बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कौन सी रेखा होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा। और उन दोनों समीकरण के जो हल आवेंगे वे संगत हल आवेंगे। कौन से हल आवेंगे बेटा, संगत हल आवेंगे। और दूसरे और हल होते बेटा कौन से, अद्वितीय हल। कौन से हल, अद्वितीय हल, यानी एक x को मान आवेगो और दूसरा y को मान आवेगो। और अगर बेटा अनुपात कुछ जैसा आप आएगी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, अगर तीनों के तीनों अनुपात समान आ जावे तो बा स्थिति में बेटा जो दोनों रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, समपाती। और हल कैसे होंगे बेटा, संगत तथा अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल प्राप्त होंगे वाके x के और y के मान। अच्छा तीसरी बेटा कंडीशन होते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी स्थिति में बेटा जो दोनों रेखा होंगी वे समांतर रेखाएं और जो हल आवेंगे बेटा वो कौन से होंगे, असंगत हल, असंगत हल और कोई हल नहीं। जी बेटा तुम्हारी प्रकृति हैगी रैखिक समीकरण युग्म की। रैखिक समीकरण युग्म की क्या है जी, प्रकृति। जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं जाते क्या बोलेंगे बेटा, रैखिक समीकरण युग्म की जे प्रकृति आएगी। यानी यदि अनुपात अपन ने A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी इन दोनों का अनुपात बरोबर नहीं मिले तो समझियो कि जो अपन ने ग्राफ पे रेखा मिलेंगी वे दोनों किस प्रकार की रेखा होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर तीनों के तीनों अनुपात समान मिले तो कैसी रेखा प्राप्त होंगी, समपाती रेखा।
और अगर बेटा दो अनुपात स्टार्टिंग के समान हो अर्थात A1/A2 बराबर काय के होए B1/B2 के, लेकिन G बराबर काय के नहीं होए C1/C2 के, तो ऐसी स्थिति में जो रेखा मिलेंगी वो कैसी होंगी? समांतर रेखा होंगी। कैसी रेखा होंगी बच्चों? समांतर रेखा। बताओ यहाँ तक क्लियर है? तो जाके बाद में आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ सवाल मिलेंगे एक्सरसाइज कौन सी में? 3.1 में। कौन सी में? 3.1 में। और 3.1 एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिए हैं वो हमें ग्राफ के द्वारा हल करने हैं, लेकिन नए बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के अनुसार जो पैटर्न डाला था अधीनस्थ बोर्ड ने, राजस्थान बोर्ड ने, उसमें ग्राफ को हटा दिया है। ग्राफ को क्या कर दिया है? हटा दिया है, यानी ग्राफ को सम्मिलित नहीं किया है। और ग्राफ को सम्मिलित नहीं किया है तो देखो उसमें से हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे तो उनमें एक तो हमें ये ज्ञात करना होगा कि एक नंबर में मिलेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन 3.1 में से, और वो क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे कि या तो वो आप पे समीकरण बनवाएगा। क्या बनवाएगा? समीकरण। कोई कथन दे देगा और उस कथन के द्वारा आप पे क्या बनवा सकता है? समीकरण। एक तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, या वो आपसे ये पूछ सकता है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा किस प्रकार की रेखा प्राप्त होगी। तो मैंने अभी आपको अनुपातों के द्वारा बताया था कि प्रतिच्छेदी रेखा कब प्राप्त होती है, समांतर रेखा कब प्राप्त होती है और संपाती रेखा कब प्राप्त होती है। या वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म के द्वारा प्राप्त हल है, और ऑप्शनों में दे देगा अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनेक हल, या इनमें से कोई नहीं। यानी कितने ऑप्शन आते हैं? 4। तो हमें क्या करना है कि उनके द्वारा पहले अनुपात ज्ञात करेंगे और अनुपात ज्ञात करने के बाद में उसका जवाब देंगे कि जो भी जवाब आएगा उसके अनुसार। किसके अनुसार आएगा? समीकरण के अनुसार। चलो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, और मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं किस प्रकार की होंगी? किस प्रकार की होंगी? निम्न रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं किस प्रकार की होंगी। और बेटा मैंने समीकरण युग्म लिखा 2x - 3y + 7 = 0। ये तो इक्वेशन कौन सा होगा? फर्स्ट। और अगला लिखा 5x - 7y + 9 = 0। ये इक्वेशन कौन सा हो गया? सेकंड। अब इसके द्वारा हमें ये ज्ञात करना है कि निरूपित जो रेखा है वो किस प्रकार की है। और रेखाएं कितनी प्रकार की बताई थी मैंने? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो प्रतिच्छेदी, दूसरी समांतर और तीसरी संपाती। तो उन तीनों प्रकार की रेखाओं में से हमें ये ज्ञात करना है कि इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा वो रेखा, मतलब तीनों रेखाओं में से किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो भी समीकरण युग्म दे रखा होगा उन्हें समीकरण नंबर दे देंगे। जैसे पहले को समीकरण नंबर मैंने कौन सा दे दिया? 1, और दूसरे को समीकरण नंबर कौन सा दे दिया? 2। जैसे ही आप समीकरण नंबर दे देंगे तो समीकरण 1 और 2 के द्वारा इनके बेटा गुणांक ज्ञात कर लेंगे कि इनके गुणांक कौन कौन से हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 के गुणांक होते हैं A1, B1, C1, और समीकरण 2 के चलते हैं A2, B2, C2। अभी मैंने आपको व्यापक रूप समझाया था कुछ देर पहले, उनमें बताया था कि x के गुणांक में, चर x के जो गुणांक में अचर राशि चलती है वो कौन सी चलती है? A। y के में कौन सी चलती है? B। और अचर पद के रूप में कौन सी चलती है? C। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि समीकरण 1 पर जब अपन चलेंगे तो उसी A से अपन A1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A1। और B से क्या बोलेंगे? B1। और C से क्या बोलेंगे? C1। क्योंकि समीकरण कौन से में चल रहे हैं? 1 में। और 1 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1। 1 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1। तो इससे बोलेंगे A1, और इसे क्या बोलेंगे? B1, और इसे क्या बोलेंगे? C1। तो ऐसे ही देखो बच्चों, यहाँ पर A1 का मान कितना हो गया? 2। B1 का मान कितना हो गया? -3। C1 का मान कितना हो गया? 7। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, यदि प्लस का चिन्ह है और आप गुणांक का मान लिख रहे हैं यहाँ पर, तो उस स्थिति में आपको प्लस का चिन्ह नहीं भी लगाएंगे तब भी वो संख्या किसकी मानी जाती है? प्लस की। लेकिन यदि किसी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लग रहा है और फिर वहां से आप गुणांक ले रहे हैं तो आपको वहां पर माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ऐसे बेटा ये तो A1, B1, C1 के मान हो गए। ऐसी समीकरण 2 से निकालेंगे A2, B2 और C2 के मान। A2 का मान निकालेंगे तो x का गुणांक कितना है? 5। B2 का मान निकालेंगे तो कितना है? -7। और C2 का मान कितना हो जाएगा बेटा? 9।
जैसे ही आप इन मानों को प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद में आपको अनुपात ज्ञात करने पड़ेंगे। क्या ज्ञात करने पड़ेंगे? अनुपात। अनुपात के लिए आपको क्या करना है कि एक तो आपको ये अनुपात ज्ञात करना पड़ता है A1/A2। A1 का मान कितना है 2 और A2 का मान कितना है 5, तो कितना हो गया 2/5। ऐसे ही B1/B2, B1 का मान कितना है -3, B2 का मान कितना है -7, माइनस से माइनस यहाँ पर कट गया तो कितना बच गया 3/7। और ऐसे ही निकालेंगे C1/C2, C1 का मान 7 और C2 का मान कितना है 9, तो C1/C2 का मान हो गया 7/9, यानी A1/A2 2/5, B1/B2 3/7 और C1/C2 7/9। अब ये देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो मान है A1/A2 और B1/B2 ये दोनों के मान बराबर हैं क्या? आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है 2/5 और यहाँ पर लिखा है 3/7। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो इन्हें लिख लेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये दोनों अनुपात हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ऐसे यहाँ पे देखो C1/C2 का मान इनके इक्वल है नहीं है। अच्छा, तो ये भी लिख लिया हमने नॉट इक्वल टू C1/C2। अब आप ये बोलेंगे कि सर आपने ये वाली कंडीशन तो लिखाई नहीं। कंडीशन कितनी लिखाई है मैंने? 3। उनमें नॉट इक्वल में मैंने C1/C2 लिखाया होगा, लेकिन यहाँ पर क्या किसका चिन्ह लग रहा होगा? इक्वल का, यानी बराबर का चिन्ह। जब ये बराबर नहीं होगा तब यहाँ पर क्या होगा? बराबर। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे अगर तीनों ही बराबर नहीं आ जाए तो कौन से हल होंगे? तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। जो मैंने पहले नंबर में कंडीशन लिखाई थी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जवाब देने हैं। अगर ये दोनों अनुपात बराबर नहीं आए तो उस स्थिति में मैंने बताया था कि रेखा किस प्रकार की प्राप्त होती है? कौन सी रेखा प्राप्त होती है बताओ? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आप तो स्टार्टिंग में देख लेना कि A1/A2 का अनुपात B1/B2 के बराबर है अथवा नहीं। यहाँ पर बराबर है क्या? नहीं है। नहीं है तो फिर कौन सी रेखा आएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं आएंगी? प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर वो आपसे ये पूछता कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के संगत हल हैं या असंगत हल, तो कंडीशनों में अभी मैंने बताया था कि जब A1/A2 का अनुपात B1/B2 के बराबर नहीं हो तो उस स्थिति में जो हल प्राप्त होते हैं वो कौन से हल प्राप्त होते हैं बेटा? संगत हल। कौन से हल प्राप्त होते हैं? संगत हल। तो यदि आपसे वो ऐसे क्वेश्चन करे कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के किस प्रकार के हल हैं और उसने कोष्टक में दे दिया संगत हल हैं या असंगत हल, तो उस स्थिति में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? संगत या असंगत? संगत। क्या लिखेंगे? संगत। तो संगत हल हो जाते। और यदि वो ये पूछता कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं या कोई हल नहीं है या अनंत हल है, तो उस स्थिति में बताओ कि यहाँ पर किस प्रकार के हल आते? अद्वितीय हल या कोई हल नहीं या अनंत हल? कौन से आते बताओ? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। तो इस प्रकार से आपसे वो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सी एक्सरसाइज में से? 3.1 में से। कौन सी में से बच्चों? 3.1 एक्सरसाइज में से। क्योंकि बोर्ड के द्वारा ग्राफ का जो पैटर्न था उसे हटा दिया गया है और उसे हटाने के बाद में हमारे पास में इस प्रश्नावली में से जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस बचे हैं वो ज़्यादातर ये बचे हैं कि या तो वो आपसे रेखाओं के बारे में पूछेगा या वो आपसे रैखिक समीकरण युग्म देने के बाद में संगत या असंगत हल के बारे में पूछेगा, या फिर वो आपसे ये पूछेगा कि निम्न रैखिक समीकरण के हल जैसे अद्वितीय हल या कोई हल नहीं या अनंत हल में से किस प्रकार के हल होंगे इत्यादि के बारे में पूछेगा। अच्छा, मान के चलो यदि समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का जो रूप है वो कुछ इस प्रकार से आ जाता कि समीकरण में दिए गए गुणांक x और y दोनों चरों के अपॉन में होते या उनमें से कोई एक अपॉन में होता और दूसरा अपॉन में नहीं होता। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा x - 1/3y + 7 = 0। चलो ये इक्वेशन कौन सा हो गया? फर्स्ट। और दूसरा लिखा मैंने 2x - 3y + 4 = 0। ये समीकरण कौन सा हो गया? सेकंड। तो पहले अपन क्या करेंगे कि जो यहाँ पर पहला जो इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया है, पहले उसे सरल रूप में व्यक्त कर लेंगे। और सरल रूप में व्यक्त करने के लिए बट्टे में जो संख्या दे रखी हो अपॉन में, उस संख्या का पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बट्टे में कितना दिया है? 3।
तो पूरे समीकरण में यदि हम 3 का गुणा कर देंगे तो समीकरण का रूप सरल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सरल। अभी हम इसे प्रश्न ना दे के थोड़ा सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे तो कितने का गुणा करेंगे बताओ? 3 का। 3 का गुणा x से करेंगे तब कितना आएगा? 3x। और जहां पर बच्चों बट्टे में संख्या होती है जिसका अपन गुणा कर रहे हैं वहां से उस संख्या को हटा दिया जाता है और ऊपर के गुणांक सहित चर राशि को लिख लिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो राशि बची है ऊपर वो कितनी है? 1। और 1 क्या है कि किसी भी चर राशि के गुणांक में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर अगर अपन कोई भी अचर राशि नहीं लगाएंगे तब कितनी अचर राशि मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। अर्थात इससे हम 1/, बोलेंगे। कितनी बाई बोलेंगे? 1/। तो माइनस, और यहाँ पर के लिए क्या लिख लेंगे? बाई। 1 को लिखेंगे नहीं। और 3 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 तिया 21 बराबर 0। ये समीकरण कौन सा हो गया बेटो? फर्स्ट। यानी हमने इसे क्या कर लिया? सरल। तो यदि आपको इस रूप में समीकरण दे रखा हो तो पहले उसे क्या करेंगे? इस प्रकार से सरल करेंगे और सरल करने के बाद में उसका जवाब देंगे। तो आप इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट करके बता देना मुझे कि इसका आंसर कितना आएगा। यानी किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी? समपाती या प्रतिच्छेदी या समांतर, या किस प्रकार के हल प्राप्त होंगे? संगत हल या असंगत हल, या अद्वितीय हल, या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और या अनंत हल। कौन से हल? अनंत हल। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर है? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। धन्यवाद।